Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. And आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 7th साइंस न्यू एनसीईआरटी। आपके चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखिए, इस चैप्टर में हमने क्या करना है, जो भी हमारी आम जिंदगी में कुछ काम हो रहे हैं, जैसे कि आपसे कहा गया कि आपको शुगर सॉल्यूशन बनाना है, मतलब आपको शुगर को पानी में डिज़ोल्व करना है, तो वो जो मीठा मीठा सॉल्यूशन बन जाता है उसको आप समझिए कि वो एक तरीके का चेंज है। तो इसी तरीके से हम कुछ चेंजेस देखेंगे जो भी हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं, फिर समझेंगे कि वो फिज़िकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस है, क्योंकि उससे पहले हम फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज़ को, उनके कैरेक्टर्स को समझ लेंगे। तो जैसा हमने देखा कि शुगर का हमने सॉल्यूशन बनाया और शुगर पूरी की पूरी पानी में घुल गई है, तो वो एक तरीके का चेंज हो गया है, क्योंकि अब शुगर के पार्टिकल नहीं बचे, वो पानी में घुल चुके हैं, कुछ चेंज आया है उसमें। इसी तरीके से जब हम कर्ड बनाते हैं मिल्क से, तो वो भी एक तरीके का चेंज है। इवन जब हमारा मिल्क जो है वो खट्टा हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है रखा रखा, तो वो भी एक चेंज है। तो सॉरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज। जब आप रबर बैंड को स्ट्रैच करते हैं तो उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि उसका वो साइज़ आपको बड़ा दिखने लगता है, तो वो भी एक चेंजेस है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, कुछ 10 चेंजेस जो आपके अराउंड हो रहे हैं उनकी लिस्ट बना लेनी है। चलिए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा सा फिजिकल चेंज करेंगे। तो उसमें 5.1 में जो आपको एक्टिविटी दी है, इसमें कहा है कि आपने एक पेपर लेना है और उसको 4 स्क्वायर पीसेस में कट कर लेना है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपके पास पेपर था एक पूरा कंप्लीट, इसको आपने 4 स्क्वायर में कट कर दिया। ओके, देन कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। उसके बाद आपने ये एक पीस लिया ये वाला और उसको फर्दर 4 पीसेस में स्क्वायर शेप में कट कर दिया। इससे क्या पता चलता है हमें, ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर, या तो उसको कहीं पे भी आप रख के देख सकते हैं। तो क्या पता चल रहा है कि जो आपका पेपर था, क्या उसकी ओरिजिनलिटी में फ़र्क आया? ये भी तो पेपर ही रहा, ये भी पेपर ही था, और जब बड़ा पेपर था ये पूरा, तब भी ये पेपर ही था। तो यहाँ पे किस तरह का चेंज हो रहा है? एक्चुअली यहाँ पे चेंज हो रहा है उसका साइज़। यहाँ उसका साइज़ कम हो रहा है। उसकी शेप तो सही है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो पेपर था, अभी भी पेपर ही है। तो ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही, बल्कि चेंज क्या हो रहा है, साइज़ चेंज हो रहा है। तो हमने समझना है कि ऐसे कौन से चेंजेस हैं जिसमें हम साइज़ की बात करते हैं, वेदर इट इज़ अ फिज़िकल और केमिकल। तो ये आपको समझना है कि फ़िज़िकल चेंज जो होता है उसमें हमारा साइज़, शेप, इस तरीके की चीज़ें, या फिर कलर भी चेंज हो सकता है, तो उसको हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा है, यू कैन नॉट जॉइन दीज पेजेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट देयर इज़ अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। यस, क्या चेंज हुआ? उसका साइज़ चेंज हुआ। अब 5.2 एक्टिविटी में आपको क्या करना है, जो चौक डस्ट होती है जो आपके बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड से गिर जाती है, अगर आप ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ते हो तो आप चौक लेकर आ सकते हैं मार्केट से। उसका डस्ट पाउडर बनाना है, क्रश कर देना है इसको स्मॉल पीसेस में। उसके बाद पानी में उसको घोल कर उसका पेस्ट बना लेना है, फिर उसको अच्छे से रोल करके उसी तरीके से जो उसका शेप था ना चौक का, उसको बना लेना है। तो उससे क्या होगा, आपको रिकवर हो जाएगी ना चौक। यस, आपकी चौक रिकवर हो जाएगी। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमने कुछ ऐसा किया था जो कि रिकवर हो गया, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो हमारा सब्सटेंस था, वो रिवर्सिबल हो गया। ठीक है, रिवर्सिबल। तो ये एक प्रॉपर्टीज़ है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि उसका साइज़ चेंज हुआ है, तो हमने कहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे वो रिवर्सिबल हो गया, वापस से उसी शेप में आ गया, उसी फॉर्म में आ गया। तो बेसिकली ये भी आपका फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं नहीं, नया भी नहीं बना है। 5.3 में हमने क्या करना है, आपने लेना है आइस, उसको ग्लास में रखो या फिर किसी प्लास्टिक के टम्बलर में, जो भी आपने करना है। उस आइस को आप सनलाइट में लेके जाएंगे। तो जैसे ये आपका टम्बलर था या कुछ भी ग्लास इस तरीके का, ठीक है, ये आपका आइस रखा हुआ है यहाँ पे, या आइस क्यूब ले सकते हैं। तो जब आप सनलाइट में यहाँ पर लेके जाएंगे उसे, तो उससे क्या होगा, आपका आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा पानी पानी हो जाएगा, धीरे धीरे वो मेल्ट होता रहेगा। वापस से अगर आप उसको फ्रिज के अंदर ले जाके रख दें तो वो फिर से आपका आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो वाटर था, यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस अगेन? यस, वो फिर से सॉलिड आइस में क्या हुआ। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो फिर से रिवर्सिबल हो गया है। ओके, मतलब जो उसकी फॉर्म थी आइस की, आइस फॉर्म थी सॉलिड, उसके बाद से वो किस में गया, वाटर में। तो वाटर कौन सी फॉर्म थी, लिक्विड,
और लिक्विड से वो वापस गया सॉलिड में, और सॉलिड कौन सी फॉर्म है, सॉरी आइस में, एंड आइस आपकी सॉलिड फॉर्म है। तो यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, यहाँ पर फॉर्म्स यानी कि लेवल ये सब चेंज हो रहा है। तो ये भी आपका फिजिकल चेंजेस का ही एग्जाम्पल है। तो आपको ये नोट डाउन करते रहना है हम क्या क्या चेंजेस यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके 5.4 में हमने क्या करना है, कंटेनर में वाटर लेना है, उसको बॉईल करना है, उसमें जो स्टीम है वो राइज होगी, और उसके बाद से जब आप उसको ऊपर एक इन्वर्टेड पैन रख देंगे, यानी कि यहाँ पे तो आपका पानी गर्म हो रहा था, ऊपर से आपने एक पैन रख दिया उसके ऊपर। ओके तो क्या होगा, आपको यहाँ पे कुछ जो आपका पानी था ना, जो स्टेम बना था, वो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंस होके वापस नीचे गिरने लगेगा। तो क्या देखा आपने, डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, येस यहाँ पे हमने ड्रॉपलेट्स देखे वाटर के, यानी कि चेंजेस तो हो रहा था, लेकिन किस तरह का चेंज हुआ, फिजिकल, क्योंकि वापस से वो अपनी उसी पोजिशन में आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए, होल्ड अ यूज्ड हेक्सोब्लैड विद ए पेयर ऑफ टंग्स, यानी कि इस तरीके का जो जला हुआ ये बर्तन होता है, जो आपका टीन का या आयरन का कुछ बर्तन होता है, उसको आपने गर्म करना है स्टोव पर कुछ मिनट्स के लिए। उसके बाद आप क्या देखेंगे, क्या कलर चेंज हो रहा है उसका, यस। आप घर पे चिमटा जो होता है ना, उसको भी लेके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका आयरन का चिमटा है, उसको आप गर्म करेंगे तो उसमें आपको कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन जब उसको आप फ्लेम से हटा देंगे तो उसके बाद वो फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा, अगेन आफ्टर सम टाइम। तो क्या हुआ, ओरिजिनल शेप में आ गया ना, ओरिजिनल कलर में, यस। एक्टिविटी 5.2, 5.1 एंड 5.2 में हमने क्या किया, हमने पेपर वाला काम किया कि पेपर को कट किया, फिर हमने पीस ऑफ चौक। तो इससे क्या हुआ, उसके चेंजेस हो रहे थे साइज़ में, ठीक है। एक्टिविटी 5.3 एंड 5.4 में हमने आइस और स्टीम को लिया। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, उसका सॉलिड से लिक्विड फॉर्म। फिर जो स्टेम वाला हमने किया था, तो वहाँ पे पानी का गैसेस में कन्वर्ट हो गया था, और उसके बाद से वापस लिक्विड ड्रॉपलेट्स में आ गया, तो गैसेस का लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। 5.5 में हमने क्या करा, हेक्सोब्लेड, यानी कि जो हमारा बर्तन था उसको हमने जलाया, उसका कलर देखा कि जलने पर रेड कलर हो रहा है, लोहे का कोई भी बर्तन, और वापस से फिर ठीक हो जा रहा है। तो बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज़ सच इज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। स्टेट क्या है यहाँ पे, ये जो आपके सॉलिड लिक्विड स्टेट है। तो ये सारी हमने एक्सपेरिमेंट घर पर ही बहुत आसान तरीके से कर लिए हैं। इस डेफिनेशन को आप याद रख सकते हैं, ये बहुत इजी है। प्रॉपर्टीज़ सच इज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और जब इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं तो उनको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। बेसिकली फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, ये जनरली रिवर्सिबल होते हैं, मतलब हम इनको वापस उसी फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो जनरली आपको ध्यान रखना है, किसी किसी सिचुएशन में नहीं होते, बट जनरली रिवर्सिबल होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे कभी भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कैरेक्टर से कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, लेकिन फिजिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस नहीं बनता। ओके चलिए केमिकल चेंजेस में पढ़ते हैं। देखिए आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा, मतलब जो भी लोहे की चीज़ बाहर पानी में रखी हुई होती है, हवा में होती है, तो उस पर कुछ जंग लग जाता है, ठीक है। ये जंग कैसा होता है, ये ब्राउनिश कलर की एक फिल्म होती है, फिल्म इन द सेंस एक थोड़ी सी कोटिंग होती है। ये आप सब साथ देखें, यहाँ पे बाहर जो लोहे के बर्तन बाहर ये सामान पड़ा हुआ है, इस पे ना आयरन लग चुका, सॉरी जंग लग चुका है, ये ब्राउन कलर का जंग, ये होता है रस्टिंग। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स के जो आयरन गेट्स होते हैं, फिर फार्मलैंड्स के आयरन बीचेस या आयरन बेंचेस, ये सब आप देखेंगे घर पर भी आपको मिल जाएंगे आसानी से। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो रस्ट होता है वो कोई आयरन नहीं होता, वो अलग सब्सटेंस होता है, एक डिफरेंट फॉर्म होती है, ठीक है, नया सब्सटेंस होता है वो। और जब भी आप इस तरीके की कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रहें, और अपने टीचर से कह दें कि थोड़ा ध्यान से एडवाइसली आपको काम करना है, स्पेशली जब आप बर्निंग का कोई भी काम कर रहे हैं। ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, हर एक चैप्टर के लिए जब भी बर्निंग वाला आप कोई काम करें तो टीचर की हेल्प ले लें। इवन टीचर को ही ये वाली जो 5.6 एक्टिविटी है, ये टीचर को ही डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, आपने नहीं करनी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन के बारे में तो आपने पहले से पढ़ा है। मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हैं, फ्लेम पर लाते हैं, तो ब्रिलियंट वाइट कलर की आपको लाइट देखने को मिलती है। बेसिकली क्या होता है, कम्प्लीटली बर्न हो जाती है आपका मैग्नीशियम रिबन, और आपको एक पाउडरी आश मिलती है।
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने क्या देखा, डज द आर्च लुक लाइक द मैग्नीशियन रिबन, या वो जो आर्च है आपकी जो बनी है क्या वो मैग्नीशियन रिबन के जैसी दिखती है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब हमने पेपर को कट किया था तो वो तो पेपर जैसा दिख रहा था। तो इस तरह इसमें और इस चेंजेस में जो फ़र्क है वो क्या है, वहाँ पे सब्सटेंस सेम था लेकिन यहाँ पे सब्सटेंस आपका चेंज हो गया है। यहाँ पे जो मैग्नीशियन रिबन था वो आर्च में कन्वर्ट हो गया है, जो कि आपका एक नया सब्सटेंस है। इसकी हम इक्वेशन देखेंगे, केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम रिबन को हम यहाँ पे Mg से रिप्रेजेंट करेंगे केमिस्ट्री में, मैग्नीशियम। उसको हमने जब जलाया है तो जब हम जलाते हैं किसी भी चीज़ को तो वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होती है, ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में कोई चीज़ बर्न करती है। ये हमने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। जब हमने इसको बर्न किया तो आपके सामने क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक नया सब्सटेंस था। ओके, तो इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे उस आर्च को यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप मिक्स कर देंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में। उसको जब हल्का सा हिलाएंगे उसका एक एक्वा सॉल्यूशन में बन जाएगा। बेसिकली हमने क्या करना है, देखिए ये मैग्नीशियम रिबन था, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ओके, फिर हमने उसको में वाटर मिक्स किया, वाटर मिक्स करने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका बेस है, और लास्ट क्लास में हम बेसिक एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को समझ चुके हैं। तो जब हमने पानी मिलाया और वो बेसिक बन गया, ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। तो इसके बारे में इन्होंने पूछा है कि डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू और डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो हमने पढ़ा था कि जो सब्सटेंस बेसिक होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका येस होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, ऑन डिजॉल्विंग द आर्च इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ पर न्यू सब्सटेंस बना। 5.7 में हमने क्या करना है, ब्लू विट्रियोल और नीला थोथा आपको लेना है। ये आप क्या करेंगे, ये आपका टीचर ये वाली एक्टिविटी करेगा, आपने नहीं करनी। ये आपने यहाँ पर एक फ्लास्क लेगा आपका टीचर, उसमें वो कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, ये कैसे बनेगा देखिए। नीला थोथा यहाँ पे आपका है कॉपर, ये आपका कॉपर को हम नीला थोथा बोलते हैं, Cu। उसमें हमने डाइल्यूट ये सल्फ्यूरिक एसिड डाला H2SO4, उससे ये रिएक्शन बनी कॉपर सल्फेट। बेसिकली मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ कि अगर आपकी ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे अगर आप इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे ये कि ब्लू वॉयलेट एंड नीले तोते को हमने कुछ पानी के अंदर डाला और उसमें कुछ ड्रॉप्स डाली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, उससे जो सॉल्यूशन बना वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। तो ये सारा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको छोटी सी फॉर्म में यहाँ पर बता रही हूँ। इस फ्लास्क के अंदर आपने ये सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का होता है। उसके बाद आप इसमें यहाँ पे लोहे का कोई नेल डाल देंगे या फिर कोई शेविंग ब्लेड डालेंगे। ये डाल दिया हमने यहाँ पे, उससे क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का था और यहाँ पे ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने आयरन का कुछ सब्सटेंस इसके अंदर डाल दिया। तो ऐसा क्या कर दिया बेसिकली आयरन ने, हम देखेंगे यहाँ पे ये जो सब्सटेंस था ये आयरन का था, जिसको हम केमिस्ट्री में Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का था। उसके बाद ये जो सब्सटेंस है, ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये फेरस सल्फेट बना, ओके, आयरन सल्फेट जिसको हम कहेंगे। और ये कॉपर आपका बाहर आके जो आपका आयरन ब्लेड था ना, उसके ऊपर यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है और ये आयरन सल्फेट का सल्फेट सॉल्यूशन आपको ग्रीन कलर में दिखने लगता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है। वो चेंजेस कैसा हुआ है कि हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है, आयरन सल्फेट। तो ये आपका केमिकल चेंज है। ओके, अगली हमने एक इक्वेशन पढ़नी है विनेगर की। विनेगर आपका होता है एसिडिक एसिड, उसमें हमने बेकिंग सोडा मिलाया NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उससे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यहाँ पे कुछ अदर सब्सटेंस भी निकल रहे हैं। तो इस रिएक्शन में जब हमने एसिटिक एसिड को बेकिंग सोडा को मिलाया है तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने देखना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है एक्चुअली में ये आपका न्यू सब्सटेंस है। तो ये भी आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड में जो वो निकली थी उसमें हमने जब लाइम वाटर मिलाएंगे, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उससे हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता हुआ मिलेगा CaCO3।
और वाटर रिमूव होगा। बेसिकली ये थोड़ा सा केमिकल टेक्निकल है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ये इक्वेशंस आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप इनको थोड़ा सा अपनी नोटबुक में अलग से ना सीधा सीधा करके लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड पास हुई थ्रू द लाइम वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट आपका बन रहा है, और वहाँ पे विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि आपके लाइम वाटर को मिल्की बना रहा है। तो यहाँ पे मिल्की कौन बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज़ अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये आपको फ्यूचर के लिए याद रखना है कि जो लाइम वाटर मिल्की में टर्न हो जाता है, बेसिकली वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। जब हमें फ्यूचर में कभी कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें लाइम वाटर पास करा के देख लेंगे कि वो मिल्की हो रहा है क्या। ओके, तो बेसिकली हमने अब तक जितनी भी एक्टिविटीज़ पढ़ी है 5.6 से 5.8 के बीच में, उसमें हमने कुछ कुछ नए सब्सटेंस को पढ़ा है। क्या क्या नए सब्सटेंस हमने देखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। उसके बाद उसमें पानी मिलाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जो कि बेसिक सॉल्यूशन है। उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ठीक है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट बना जिसने मिल्की कर दिया सॉल्यूशन को। आयरन सल्फेट भी हमने नया सब्सटेंस बनते हुए देखा। तो हमने बहुत सारे नए नए सब्सटेंस देखे। ये नए सब्सटेंस जो बन रहे हैं ये आपका केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टी है। ओके, इन सब में हमने वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हुए देखे। अब यहाँ पर ये सारा टेक्स्ट आपका कॉपर सल्फेट के बनना और जो विनेगर एंड बेकिंग सोडा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, ये सारी आपकी लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने केमिकल चेंज की डेफिनेशन याद रखनी है। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। हमारी ज़िंदगी में जितने भी चेंजेस हम होते हुए देख रहे हैं उनमें मोस्टली केमिकल चेंज होते हैं। जैसे कि डाइजेशन होता है हमारे फूड का, ओके, वो भी केमिकल चेंज है। बहुत सारे केमिकल्स उस पर रिएक्ट होते हैं, उसके बाद हमारा फूड टूट टूट कर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। इवन जो फ्रूट्स हमारे राइप होते हैं पेड़ पर या फिर अलग तरीके से, वो भी केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये सारे केमिकल चेंजेस। इवन जो हमारी मेडिसिन बनती है वो भी किसी केमिकल चेंज का ही एंड प्रोडक्ट होती हैं। और जो हम नए मटेरियल्स बना रहे हैं, यूज़फुल मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ये सब हमारे केमिकल चेंज के ज़रिए ही बनते हैं। इवन जितनी भी नई डिस्कवरीज़ होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो आपको केमिकल चेंज में कुछ प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पे या तो हीट निकलती है, लाइट, एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ, या देनी पड़ती है हमें या फिर एब्जॉर्ब हो जाती है। कुछ साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, कोई नई तरह की स्मेल आ सकती है, ठीक है, कलर चेंज हो सकता है, गैस फॉर्म हो सकती है, तो ये सब केमिकल चेंज में होता है। बर्निंग अगर हम किसी भी चीज़ की करें, हमने तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन पढ़ा है, लेकिन अगर हम वुड की बर्निंग करें, कोल की बर्निंग करें, लीव्स की, कुछ भी हम बर्निंग करें, तो बर्निंग जो एग्जाम्पल होता है वो केमिकल चेंजेस के अंदर आता है और उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। ओके, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, जब हम फायरवर्क्स पटाखे वगैरह जलाते हैं तो वहाँ पे आपकी क्या क्या होता है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है, साउंड निकलती है, और कुछ अनप्लेजेंट जो हमें पसंद नहीं होती, हमारी नाक को अच्छी नहीं लगती, ऐसी ऐसी गैसेस भी निकलती हैं। इवन वो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट भी करती हैं। तो ये आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। और आपको अब एडवाइस किया जाता है कि आपको फायरवर्क से नहीं खेलना है, क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत नुकसान देती है, इवन हमारी हेल्थ को भी बहुत नुकसान देती है। जब फूड आपका स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो उसमें कुछ अलग तरह की फॉल स्मेल आने लगती है, बहुत बेकार सी। तो वो क्या कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। अभी तो हमने पढ़ा है ना कि स्मेल भी चेंज हो जाती है, क्यों, केमिकल चेंज है। ओके, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ए स्लाइस ऑफ एन एप्पल, जब आप एप्पल को काटते हैं तो ब्राउन कलर साइड में उसकी स्लाइस पर आ जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर रख के देख लीजिए, उसके बाद आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये रिपीट कर सकते हैं पोटैटो, ब्रिंजल के साथ। तो क्या हो रहा है, बेसिकली जो आपका नाइफ है ना, अगर वो आयरन का है तो आपका जो एप्पल है या आपको वेजिटेबल है वो उनके साथ रिएक्ट कर रही हैं आयरन के साथ, और वहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है। वो आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ओके, न्यूट्रलाइज्ड एंड एसिड, हमने लास्ट क्लास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी कि एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ, ये भी आपका ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि यहाँ पे नया सब्सटेंस आपका सोल्ट बन रहा है। आप थोड़ा रिवाइज करेंगे पुराना वाला लेक्चर जाके तो आपको समझ में आ जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चलिए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपने सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती है।
और वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। जो सन से जो रेडिएशंस हमारी सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर आती हैं, उसमें कुछ हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि हार्मफुल होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। ओके, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुदरत ने एक शील्ड बना रखी है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। अब इस ओजोन लेयर में जो ओजोन है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है कि हमारी अर्थ की सरफेस पर ना आए। लेकिन अब आपने ओजोन होल के बारे में भी सुना होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो शीट जो है वो पतली होती चली जा रही है। ओके, ये शीट आपकी यहाँ से पतली होती चली जा रही है, जिसकी वजह से वो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी सरफेस पर आ जाती हैं और हमें नुकसान दे रही हैं। ठीक है, ओजोन एक्ट्स एज ए नेचुरल शीट अगेंस्ट दिस रेडिएशन। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने पूछने का मतलब ये है कि जो ओजोन है वो एक्चुअली में आपका जो फॉर्मेशन होता है ओजोन का, वो केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। तो ओजोन लेयर से हमारा ऑक्सीजन भी फॉर्म होता है, और ओजोन लेयर किसी अदर सब्सटेंस से अगर फॉर्म हो रही है तो इस तरीके के जो नए सब्सटेंस बन रहे हैं वो आपके केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज? यस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इज अ केमिकल चेंज। यहाँ पे अब हमने देख लिया कि क्या देख रहे हैं, ये पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस कैसा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो बुझो को प्रॉब्लम आ रही है कि वो केमिकल चेंज है या आपका फिजिकल चेंज है। तो वो केमिकल चेंज है क्योंकि वहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है आपका ग्लूकोज। ओके, उसी तरीके से पहली ने कहा कि डाइजेशन हमारा केमिकल चेंज है, तो पहली सही बात कह रही है। रस्टिंग ऑफ आयरन को समझते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। लेट्स गेट बैक टू द रस्टिंग। दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है, स्लोली डिस्ट्रॉय कर देता है उनको। जो हम ब्रिजेस बनाते हैं, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज़, ये सारे हमारे इनसे हमें बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस होता है, पैसे का नुकसान होता है बिकॉज ऑफ आयरन रस्टिंग। ठीक है, देखिए आयरन रस्टिंग कैसे होती है। आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आता है, जब लोहा आपको ऐसी आप हवा में छोड़ देंगे तो वहाँ पर क्या होता है, आयरन उसके ऊपर लगने लगता है और फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो रस्टिंग के लिए बोथ, यानी कि पानी का होना भी ज़रूरी है और ऑक्सीजन का होना भी, हवा का होना भी ज़रूरी है। तो आप सोचेंगे कि जो शिप होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और वो आयरन के बने होते हैं, तो इसी वजह से हम उसको बचाने के लिए उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं पेंट की या फिर ग्रीस की। लेकिन ये कोटिंग भी कुछ लेवल तक ही उनको प्रोटेक्ट कर सकती है, उसके बाद उस पर ये मतलब रस्टिंग होने लगती है। इस ग्रीस और पेंट की कोटिंग के अलावा हम क्रोमियम और जिंक भी लगा सकते हैं, इसकी कोटिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। मतलब हम जो आयरन के ऊपर ये कोटिंग लगा रहे हैं जिंक की, अगर जिंक की लगा रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हमारे घरों के अंदर जो पानी ले जाने वाले पाइप्स होते हैं बेसिकली वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं टू प्रिवेंट द रस्टिंग। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो शिप होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो वो हमेशा पानी के अंदर रहता है। उसमें हम बहुत सारी कोशिश करते हैं कि हम उसको ऊपर जंग लगने से बचा दें, लेकिन फिर भी जो सी वाटर होता है जहाँ पे वो चलता है पानी का जहाज़, उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं सी वाटर में, आपको पता ही होगा। ये जो सॉल्ट वाटर होता है ना, एक्चुअली ये रस्ट बनने के फॉर्मेशन को बहुत फास्ट कर देता है। तो इसकी वजह से हम इतना सफ़र करते हैं कि शिप्स को एवरी ईयर उसका कुछ ना कुछ पार्ट्स को हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, एक स्टेनलेस स्टील का कंसेप्ट आप पढ़ेंगे कि उसमें हम कुछ अदर ये सब्सटेंस मिलाते हैं, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, लेकिन तो उस पर रस्ट नहीं लगती, उसमें रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखिए जो सॉल्ट होता है वो हम डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर से, लेकिन जो सॉल्ट ऑब्टेंट होता है वो हमारा प्योर नहीं होता, वो क्लियरली हम उसको देख नहीं सकते, उसके क्रिस्टल्स को देख नहीं सकते। तो उसको प्योर सब्सटेंस बनाने के लिए हमें एक प्रोसेस से पास करना पड़ता है, दैट इज़ योर क्रिस्टलाइजेशन, एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ये आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अभी तक हम केमिकल चेंजेस की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये फिजिकल चेंज इसलिए क्योंकि यहाँ पे नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ उसका जो शेप है, ठीक है, उसके क्रिस्टल्स को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, क्रिस्टल्स को हम अच्छा सा बना रहे हैं, दैट इज़ योर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ओके, ये एक अलग एक्टिविटी दी गई है क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए, आप पढ़ लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ लेना।
चलिए अब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंजेस में आपका नया सब्सटेंस नहीं बनता है और ये रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल में न्यू फॉर्म बनती है और जब हम किसी सब्सटेंस को प्योर स्टेट में लाते हैं, दैट प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर ये कुछ एक्सरसाइज दी गई है, इसको आप देख सकते हैं कि क्यों मैंने इनके ये आंसर लिखे हैं। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।